बच्चों, आज फिर अपन नए वीडियो के साथ। मैं कल तक आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा था, परंतु अब ऑनलाइन नहीं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि उसके लिए हमें वीडियो क्वालिटी बहुत कमज़ोर मिलती है, बच्चे कन्फ्यूज़न होते हैं। तो क्योंकि हम दूसरे ऐप से यूट्यूब को मैंने लिंक किया था। अब जब तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक मैं आप लोगों को प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से पढ़ाता रहूँगा और आपको ठीक 7:30 बजे हमारा वीडियो मिल जाएगा, 7:30 या 8 बजे तक। अब आप लोगों को करना ये है कि जल्दी से अपने 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, तो उसके बाद हम ऑनलाइन यूट्यूब से ही पढ़ाएंगे, बट अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा अपन लोगों को, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नई यूनिट, जो कि यूनिट नंबर 3 है, जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। क्या नाम है? गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। चैप्टर नंबर 4। इस यूनिट में 2 चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर 4 और 5। यूनिट 3 इस टोटल मार्क्स 6 हैं इसके। 4 अंक का एक प्रश्न आएगा और 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा, ऐसे टोटल 6 अंक हो जाएंगे। अब इसका एक और नाम है धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये इसको बनी हुई कैसे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो पहला प्रश्न इससे संबंधित है कि धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। आप हर प्रश्न को गौर से पढ़ें। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। संभवतः या इस बार हमारा जो रिजल्ट रह रहा है वो बहुत मुश्किल से अपन मेंटेन कर पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे स्कूल में भी आए थे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्लास ज़रूर अटेंड करें, हो सकता है आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो बच्चों, इसके लिए एक साइंटिस्ट था जिन्होंने एक नया इन्वेंशन किया। इन्वेंशन क्या किया था कि उन्होंने एक ये चालक लिया, जिसे मैंने चित्र बना रखा, देखा होगा आपने। ये चालक लिया, चालक पर मैंने एक सेल जोड़ दिया, सेल में मैंने क्या किया, प्लस माइनस जोड़ दिए, और ये एक मोर्स कुंजी लगा दी, और यहाँ एक मैग्नेटिक कंपास या इसको बोलते हैं चुंबकीय सुई रख दी। जैसे मैंने के को प्रेस किया, इसमें विक्षेप हो गया। फिर अगली बार उसने क्या किया, अब जो अपने टर्मिनल थे सेल के, उसको नेगेटिव को इधर लगा दिया, पॉजिटिव को इधर, और के को उसने फिर प्रेस किया। अब की बार देखा कि किसकी दिशा बदल गई बच्चों, विक्षेप की दिशा बदल गई। इसके बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब देखो, ये चित्र तो आप लोग बना लेंगे, मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूँ। यदि किसी चालक में, क्या लिखेंगे, यदि किसी चालक में क्या प्रवाहित किया जाए, में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जावे, तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहते हैं? चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसकी बात यहां से कर रहा हूं। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज ऑस्ट्रेड ने की थी। किसने की थी? ऑस्ट्रेड ने, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके आसपास कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? ऐसा तो नहीं है कि जैसे अपन किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करें और वहाँ कोई लोहे का टुकड़ा जा रहा है उसको वो अट्रैक्ट कर ले। तो ऐसा यदि हो जाए तो हम तो बहुत सारी चीज़ों से नुकसान हो जाएगा। अब इसकी तीव्रता ज्ञात करने के लिए, किसकी? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए एक दूसरा नियम बनाया गया, जिसका नाम था बायो तथा सेवार्ट का नियम। बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर याद करें। मैं तो फिर कहूँगा आपको, आज जो प्रश्न पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे से याद करें। अगला प्रश्न लिखेंगे, अपन एक पढ़ा था अभी हाल कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कौन सा क्या उत्पन्न होता है?
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बायो सेवार्ट ने, कौन कौन, दो साइंटिस्ट थे, बायो तथा सेवार्ट। तो यहाँ उसी के नाम से अपना अगला प्रश्न है, बायो सेवार्ट का नियम लिखो तथा सिद्ध करो। तथा क्या करना है अपन को, सिद्ध करो। और उसी के आगे बच्चों क्या, इसके आगे क्या, तथा इसके आधार पर, तथा इसके आधार पर एकांक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एकांक 1 एम्पियर, एकांक एम्पियर विद्युत धारा की परिभाषा लिखो। विद्युत धारा की परिभाषा लिखो। बच्चों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, किसी चालक में, मैंने अभी हाल पढ़ाया आपको, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब बायो तथा सेवार्ट ने क्या किया, एक ऐसा एक धारावाही चालक लिया, ये एक सवाई एक धारावाही चालक है। आप कहोगे सर ऐसे ही क्यों बनाया, तो आप लोगों को बता दें, तार बनाते समय हो सकता है मुड़ जाए, है ना, तार रहता तो टेढ़ा मेढ़ा ही रहता है, ऐसा सीधा तो बहुत कम मिलता है। तो ये एक तार है, धारावाही चालक मतलब अपन कहते हैं तांबे का तार है, लोहे का तार है, किसी का भी तार है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने छोटा सा भाग ले लिया, इस भाग को बोलते हैं अल्पांश। क्या बोलते हैं, अल्प अंश। अल्पांश मतलब छोटा सा भाग। अब यहां से r दूरी पर, इसके कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु मैंने कौन सा ले लिया, P ले लिया, जहां क्या करना हमको, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम B से लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने I से लिखा था, ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब ये जो कोण है, ये कितना कोण है, थीटा। कितना कोण है बच्चों, ये थीटा। तो जैसा मैंने चित्र बनाया, तो यहां लिखेंगे किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसकी तीव्रता ज्ञात करने के लिए, इसकी तीव्रता ज्ञात करने के लिए बायो तथा सेवार्ट ने एक नियम का प्रतिपादन किया, एक नियम का प्रतिपादन किया, ठीक है ना बच्चों, किया, ठीक। जब चालक में I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके अल्पांश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान किसके पर निर्भर करेगा,
देखो यहाँ कितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसका ये जो भाग लिया मैंने अल्पांश, ये कितना बड़ा ले रहे हैं, यहाँ से ये दूरी कितनी है, कितनी दूर पर अपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, और ये जो कोण है ये कितना कोण है, इन चारों फैक्टर पर इसका मान डिपेंड करता है। फिर से का मान नंबर 1 क्या लिखेंगे बच्चों, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होता है, I के समानुपाती है ना, पाती होती है। तो क्या लिखेंगे, डेल बी इज प्रोपोर्शनल टू I। सेकेंड नंबर, चालक के अल्पांश की लंबाई, चालक के अल्पांश की लंबाई कौन सी, dl के समानुपाती होती है। फिर अगला थर्ड नंबर डालें, अच्छा अर्थात करके लिखेंगे dB इज प्रोपोर्शनल टू dl। थर्ड नंबर डालें बच्चों, चालक से बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। नंबर 4 डालें, 4 नंबर क्या लिखेंगे देखिए आप, नंबर 4, चालक के अल्पांश से बिंदु P के बीच बनने वाले कोण की जा, है ना बच्चों, इंग्लिश में बोलते हैं इसको साइन, के कैसी होती है, समानुपाती होती है ना, होती है। तो अब क्या लिख देंगे, dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक, सबको यहां तक समझ में आ गया होगा। देखो 4 पॉइंट लिखाए मैंने, अब चारों को मिला दें, यहां उपरोक्त सभी को मिलाने पर क्या लिखेंगे, उपरोक्त सभी को मिलाने पर, तो हम जैसे ही मिलाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा dB इज प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा बटे r²। अब इसके बाद बच्चों आगे देखें, जैसे हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं हमारे पास एक कांस्टेंट आता है k, I dl साइन थीटा अपॉन r², है ना बच्चों, जहां k एक नियतांक है, k एक नियतांक है, इसका मान कितना होता है, CGS पद्धति में 1 है ना, तथा SI पद्धति में, कौन सी पद्धति में, SI पद्धति में कितना होता है, μ0/4, इस म्यू नोट बोलते हैं इसको, और ये म्यू नोट जो है इसे बोलते हैं माध्यम की चुंबकशीलता। क्या बोलते हैं इसे, माध्यम की चुंबकशीलता, या 10⁻⁻7 होता है। बच्चों दोनों मान रखेंगे तो dB बराबर μ0/4 I dl साइन थीटा बटे r²। ये हमारा पहला बायो-सेवर्ट का नियम आ गया है, या dB इक्वल टू 10⁻⁻7 I dl साइन थीटा अपॉन r², या फिर हमको इसको ऐसे लिख दें। तो मैंने दोनों तरह से आपको आपके सामने बायो-सेवर्ट का नियम लिख दिया है।
अब इसके बाद मुझे एक एम्पियर की परिभाषा लिखनी है। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो दो चीज़ें मैंने बताई आपको, एक तो धारा का चुंबकीय प्रभाव और दूसरा बायो-सेवर्ट का नियम। अब एक एम्पियर परिभाषा कैसे लिखते हैं बच्चों, देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं तो कहूँ कल तक याद कर लेना, जरूर एग्जाम में मिल जाएगा आपको, प्रॉमिस के साथ कह रहा हूँ। जिस भी स्टूडेंट ने इन प्रश्नों को हल कर लिया, मैं गारंटी से कह रहा हूँ निश्चित रूप से वो 100, क्योंकि अब की बार जो पेपर आना है वो पुराने पेपर में से ही आना है। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। मैं आप लोगों को प्रॉमिस कह रहा हूँ, आप जरूर याद करें, इसको आज ही कर ले, है ना। जिस बच्चे ने आज याद कर लिया है निश्चित रूप से वो सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं इसकी एक एम्पियर विद्युत धारा की परिभाषा। लिखें, कैसे लिखेंगे एक एम्पियर की परिभाषा, कि यदि बच्चों देखें इधर कि डीबी का मान कितना हो 10⁻⁻7, इसको मात्रक अभी मैं बता रहा हूँ वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला भी कह देते हैं इसको। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक के बारे में मैं बात करूंगा अभी आपसे, है ना। और उसके बाद dl = 1 मीटर, r = भी 1 मीटर, और थीटा = कितना बच्चों 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है 1। तो हम सबकी वैल्यू रख देंगे 10⁻⁻7 = 10⁻⁷, I 1 × 1/1² या I = 1 आ गया अपने पास। अब हमने सबको 1 कर लिया। अब डेफिनेशन देखिए आप कैसे लिखेंगे, एक एम्पियर वह विद्युत धारा है, एक एम्पियर वह विद्युत धारा है जिसे 1 मीटर लंबे चालक में प्रवाहित करने पर 1 मीटर दूरी पर, 1 मीटर लंबवत दूरी पर, है ना, 1 मीटर लंबवत दूरी पर 10⁻⁷ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र क्या कर दे बच्चों, उत्पन्न कर दे। ठीक है ना, उत्पन्न कर दे। तो हम इस प्रश्न के बारे में इतना कॉन्फिडेंट हो जाएं कि ये जरूर एग्जाम में आ रहा है। अब लोग, यदि आपने इसको कर लिया तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपका निश्चित रूप से पहला क्वेश्चन जो 4th नंबर का होगा वो हो जाएगा। अब इससे लिंक्ड क्वेश्चन, अगला प्रश्न यदि वीडियो कंप्लीट हो जाए तो अपन मान लेंगे, नहीं तो फिर उसको अगले वीडियो में फिर मैं बना करके आपको बता दूंगा, क्योंकि हो सकता है तब तक कुछ व्यवधान हो जाए। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बायो-सेवर्ट का नियम सभी लोगों को समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो कल आप मेरे को क्लास में ज़रूर इस पर डिस्कस कर लें, मैं ज़रूर आप लोगों की पूर्ण हेल्प करूँगा। मुझे कोई आनंद नहीं आ रहा है पढ़ाने में, पर मैं सोचता हूँ कि जो हमारा रिकॉर्ड है वो मेंटेन रहे। मैं बहुत कोशिश करके पढ़ा रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे। किसी को कोई ज़रूरी नहीं है, पर मुझे ही ज़रूरी है, जाने क्या, मेरे को ऐसा लगता है मैं पढ़ाने में मुझे बड़ा इंटरेस्ट है और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। इससे मुझे कोई पुरस्कार नहीं मिलना है ना, और कहीं और मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लग सकते हैं ऐसा पढ़ाने पर भी। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि भलाई का काम करने में किसी को कोई समस्या नहीं हो सकती है। सब ईश्वर देखता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला प्रश्न देखिए। ये तो बायो-सेवर्ट का नियम है बच्चों, बायो-सेवर्ट के नियम से ही हम अगले प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं जो आप सब अच्छे से लर्न कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। देखिए प्रश्न देखेंगे, अगला है किसी वृत्ताकार कुंडली, कौन सी कुंडली, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र
की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। तो बच्चों अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए मैं फिर आप लोगों को इस चैप्टर में जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, नहीं समझ में आने पे आप जितनी बार पूछें, मुझे बच्चे व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछते हैं, मैं उसी समय विदाउट एनी डिले आपका आंसर दे रहा हूँ। कोई भी लड़का ये नहीं कह सकता कि मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। जितने प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं मैं सबके जवाब देता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ, मेरे में जितनी ताकत होती, मेरी जितनी क्षमता होती है उससे मैं काम कर रहा हूँ। तो बच्चों इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, जैसे एक तार है, हमने अभी तक ऐसा तार पढ़ा था, तार को मैंने क्या बना लिया, ऐसी वृत्ताकार कुंडली बना ली। वृत्ताकार कुंडली बनाने के बाद ऐसे इसको मोड़ दिया, ठीक है, बना सकते हैं तार से कुंडली, कोई इशू नहीं है, आप लोग देखेंगे आसानी से बन जाती है। अब कुंडली बनाने के बाद ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है ना, केंद्र होगा कुंडली के कहीं ना कहीं, इसको मैंने नाम क्या दे देंगे, ओ, है ना। ये इसकी त्रिज्या हो गई, कितनी है, आर। मैं इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ये ए, ये बी, है ना, ये सी और ये डी। ऐसे ही मैंने इस कुंडली को बहुत सारे भागों में डिवाइड कर दिया। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहा हूं। तो जैसा चित्र बना है ऐसे ही लिखना भी है कि चित्र में क्या है, एक वृत्ताकार कुंडली है, एक वृत्ताकार कुंडली प्रदर्शित की गई है ना, जिसमें आई एम्पियर की, कितने एम्पियर की, आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है ना। इसके कारण कहां पर बच्चों, बोलो जल्दी से, केंद्र पर। कहां पर, केंद्र पर। किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, गणना करनी है। इसके लिए क्या किया, इसकी परिधि को, इसकी परिधि को छोटे छोटे अल्पांशों, छोटे छोटे अल्पांशों, अल्प अंश है ना, कौन कौन से, ए बी, बी सी, सी डी, ऐसे डैश डैश में बांटा जाता है, ठीक है। तब यहां लिखेंगे अल्पांश, किसके कारण बच्चों, ए बी के कारण। कहां पर, ओ पर तीव्रता, किससे, बायो सेवार्ट के नियम से। तो कितना आ जाएगा, dB1 बराबर μ0/4 पाई, यहां लिखा था अपन आई ए dl लिखा था, तो देखो dl की जगह क्या लिख देंगे, ए बी, और साइन 90 डिग्री बटे कितना हो गया, r²। मैंने 90 क्यों लिख दिया, जिस किसी को परिधि की, त्रिज्या की परिभाषा याद होगी, किसे कहते हैं त्रिज्या, तो हम कहते हैं वृत्त के केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब, उसी को त्रिज्या कहते हैं। तो लंब मीन्स, दैट मीन्स ये जो यहाँ कोण बनाती है वो 90 डिग्री का बनाती है। तो साइन 90 का मान कितना होता है, सब जानते हैं, 1 होता है। तो dB1 बराबर कितना हो गया बच्चों, μ0/4 पाई आई ए बी बटे r²। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार क्या लिख देंगे, BC के कारण, BC के कारण कहां पर, O पर तीव्रता, बोलो कितनी आएगी, dB2 है बराबर कितना, μ0/4 पाई आई BC/, समीकरण नंबर कौन सी आ गई। फिर एक बार और, इसी प्रकार किसके कारण, CD के कारण, कहां पर, O पर तीव्रता, बोलो कितनी आएगी, dB3 μ0/4 पाई
आई सी डी अपान, समीकरण कौन सी आ गई? ठीक। इस प्रकार क्या बोलोगे? संपूर्ण कुंडली के कारण, कुंडली के कारण ओ पर तीव्रता बोलो। तो बच्चों डी यहां आ जाएगा, बी बराबर dB1 प्लस dB2 प्लस dB3, ऐसे चलते ही जाएंगे हम कब तक? इन्फिनिटी तक। तो B इज इक्वल टू, अब समीकरण 1 2 3 को देख लो आप, 1 2 और 3 को देखेंगे तो μ0/4 सब में है, तो मैं 100 कॉमन ले लेता हूं, मेरे पास I/r² भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस, ऐसे चलते ही जाएंगे। तो B इज इक्वल टू कितना आ गया? μ0/4 I अपान गुणित, अगर अपन ऐसे चलेंगे AB BC CD, क्या लिख देंगे? वृत्त की परिधि। ठीक है। अब वृत्त की परिधि लिखने के बाद आप क्या करोगे बोलो? हैं? वृत्त की परिधि लिखने के बाद आप क्या करोगे? B बराबर μ0/4 I/r² गुणित 2πr, तो ये r से, तो ये μ0/4, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसको भी काट दे, तो बेटा अभी नहीं काटना है, मैं बता दूंगा कब काटना है, ये फैशन से लिख रहे हैं सब, है ना। यदि ये तो एक आ गया अपने पास, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, किसकी संख्या? की संख्या, फेरे मतलब समझ जाते होंगे आप, n हो, है ना। फेरे मतलब वो अपन जो राउंड बनाते हैं, तो B बराबर कितना जाएगा? μ0/4 2πNI/r। यही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब कल मैं नए वीडियो के साथ फिर आप लोगों के साथ जुड़ूंगा, तब तक आप इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें। नहीं समझ में आने पर मेरे से कल मैं आपको विद्यालय में तो आगे पढ़ाऊंगा ही सही, पर यदि नहीं समझ में आए तो आप इस डिफ़िकल्टी को फिर मेरे से शेयर कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर भी मुझसे बात कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने परफेक्ट रीजन के साथ। ऐसा नहीं कि सर मैं कल स्कूल आऊँ कि नहीं आऊँ, ये आपकी खुद की सेल्फ पे इच्छा से हैं, और आएंगे तो आपको कुछ मिलेगा ही सही। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। हैव ए गुड नाइट।